क्वेश्चन पढ़ लिए। अ सर्कुलर पिज्जा, डायग्राम भी बनाया तुम्हारे लिए, was equally distributed among some friends। कितने फ्रेंड्स नहीं मालूम, एक्चुअली वही निकालना है आगे चल के। Each slice had a perimeter of 64। पेरीमीटर मतलब समझ रहे हो, ये जो लंबाई है वो लेंथ मुझे पता है 64, ठीक है। एंड एन एरिया ऑफ 231, यानी हर एक ईच स्लाइस का जो एरिया है ये भी मुझे पता है 231, यानी ये जो एरिया ऑफ द सेक्टर है ये 231 है। तो मेरे को निकालना है कि कितने दोस्त पिज्जा खाए, यानी एक तरीके से निकालना है कि कितने सारे सेक्टर्स बने होंगे, कितने सारे सेक्टर्स बने होंगे कि ये एक सेक्टर का पेरीमीटर इतना हुआ और एरिया इतना हुआ, कितने सेक्टर्स रहे होंगे इस सर्कल के, ठीक है। तो यहां मुझे क्या पता है और क्या नहीं पता है, ये दोनों चीज लिख लेना जरूरी है। पहले क्या पता है, मुझे पता है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, ऐसी सी लिख रहा हूं, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर पता है। एक बात बताओ, पता क्या नहीं है? रेडियस पता है क्या? नहीं पता है। नंबर ऑफ सेक्टर्स पता है, कितने सारे स्लाइस है ये भी नहीं पता है। तो इनके लिए ना कुछ वेरिएबल्स मान लेते हैं। मान लेते हैं कि इस सर्कल का रेडियस है r, तो जब स्लाइस काट के निकालोगे तो ये r रहेगा, ये r रहेगा, ठीक है। मुझे ये नहीं पता है कि कितने सारे स्लाइसेस थे, तो ये भी मान लेते हैं कि n स्लाइसेस रहे होंगे। तो एक बात सोच के बताओ, अगर n स्लाइसेस में पिज्जा को काट दिया गया तो हर सेक्टर कितना एंगल बनाएगा? टोटल में थे 360। अब n हिस्सों में वो पिज्जा को काटा गया है तो हर एक एंगल कितना आएगा? 360 by n आएगा कि नहीं? तो ये मेरे को पता चलता है कि ठीक है भाई, ये फिर जो एंगल थीटा है ये थीटा है 360 by n। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो अब बताओ कि अगर मुझे ये एंगल पता है, पता नहीं है मतलब n के टर्म्स में पता है, एक्चुअल में नहीं पता है, लेकिन अगर मेरे को ये एंगल मालूम है, रेडियस मालूम है, तो आर्क लेंथ निकालना तो आता है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई r। यहां थीटा है ये चीज, ठीक है। तो ये आर्क का लेंथ निकाल लेते हैं, लिख देते हैं क्या होगा, ये वाला लेंथ। सबसे पहले ये लेंथ कितना होगा, वो लेंथ l जो है वो हो जाएगा थीटा बाई 360, तो थीटा खुद ही है 360 बाई n, और थीटा बाई 360 करना था, यानी डिनोमिनेटर में 360 रहेगा, यहां बगल में लिख दे रहा हूं 360, ठीक है। तो ये हो गया थीटा बाई 360, या अगर ऐसे कंफ्यूजिंग लग रहा है तुमको तो ऐसे लिखता हूं, थीटा बाई 360 लिखना था, लेकिन न्यूमरेटर में खुद ही है 360 बाई n और फिर नीचे है 360। ये अच्छा लग रहा है। थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई r, r नहीं मालूम, ये हो जाएगा मेरा आर्क का लेंथ। अब देखो एक अच्छा बात है कि 360 कट गया, तो आर्क लेंथ एक थोड़ा सिंपल सा वैल्यू आता है, वो है 1 बाई n इंटू 2 पाई r। ये मेरा आर्क का लेंथ है। अगर ये मेरे आर्क का लेंथ है तो अब बताओ कि ये पूरा पेरीमीटर का एक्सप्रेशन लिख लेंगे कि नहीं? मैं तो लिख दूंगा, क्योंकि पेरीमीटर बन रहा है ये तीन साइड्स को जोड़ के, यानी r प्लस r 2r, 2r है ना, दो तो रेडियस है, और एक है आर्क लेंथ जिसको मैं निकाल के बैठा हूं 1 बाई n इंटू 2 पाई r। ये पेरीमीटर हो गया। अब मेरे को बताओ एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा? एरिया ऑफ सेक्टर मुझे पता है कितना होता है, ये जितना भी एंगल लेगा बाई 360 उससे पता चल जाएगा क्या फ्रैक्शन है, दैट फ्रैक्शन मल्टीप्लाई टू एरिया ऑफ द फुल सर्कल। तो ये फ्रैक्शन मेरे को पता है थीटा बाई 360 जब करूंगा और थीटा में जब 360 बाई n डालूंगा तो 360 कटेगा, पिछले बार की तरह 1 बाई n आएगा। बस इस बार एरिया निकालने के लिए ये 1 बाई n 2 पाई r से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, रादर पाई r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हमें एक स्लाइस का एरिया पता चले। तो एरिया क्या हो जाएगा 1 बाई n इंटू पाई r स्क्वायर। मेरे पास दो इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन में दो वेरिएबल है। कौन कौन? n कहां गया, n और r, देखो दोनों में ही दो वेरिएबल है, तो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व हो जाना चाहिए। पाई को कोई वेरिएबल नहीं मानते हो ना, पाई एक नंबर है, ठीक है, जैसे 2 एक नंबर है, पाई भी एक नंबर है, तो वेरिएबल खाली दो है, r और n, और दो इक्वेशन है, तो दोनों सॉल्व करके अपना रिजल्ट आ जाना चाहिए हिसाब से, करेक्ट।
एक चीज यहां पे ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता है कि कभी भी तुम्हारे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है तो बड़े मजे से एक लीनियर इक्वेशन बन के सॉल्व होगा। क्लास 10 में एक चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, हो सकता है जब तुम दोनों को साथ में सॉल्व करने जाओ बाय सब्स्टिट्यूशन या कोई भी मेथड, तो हो सकता है इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन जाए, जिसके बाद तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के जो तरीके जानते हो, जो तरीके पढ़े हो, उससे सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा इस क्वेश्चन में होगा, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन मैं सेट किया हूं। देखो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका भी बड़ा एफिशिएंट रहने से बेटर हो जाएगा। ये चीज दिखाई दे रहा है तुम लोग को टेक्स्ट? चलो बड़ा कर देता हूं, कोई बात नहीं। देखो सबसे पहला बात ये दो इक्वेशन है। मैं सेकंड इक्वेशन से ऐसे सब्स्टिट्यूशन यूजुअली जब करते हैं तो अच्छा एक और बात, ये पेरीमीटर का वैल्यू मुझे पता है, ठीक है, ये पेरीमीटर का वैल्यू है 64, तो चाहो तो मैं ये भी लिख देता हूं, ये मालूम है मुझे, ठीक है। तो अब देखो अक्सर लोग जब दो इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन से करते वक्त कोई एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेते हैं और उस वेरिएबल का जो एक्सप्रेशन निकल जाता है उसको दूसरे इक्वेशन में डालते हैं। हम लोग भी कुछ वैसा ही करेंगे, बट एग्जैक्टली वैसे नहीं करेंगे, थोड़ा और एफिशिएंट बनेंगे। कैसे? देखो इस पहले वाले इक्वेशन में मेरे को एक पाई आर डिवाइडेड बाई एन बैठा हुआ दिख रहा है, और इस इक्वेशन में भी एक पाई आर डिवाइडेड बाई एन बैठा हुआ है, लेकिन आर के ऊपर एक स्क्वायर है। कोई बात नहीं, अगर स्क्वायर नहीं लिखूंगा तो एक आर अलग से लिख सकता हूं, ठीक है। तो अब मैं ये आर मतलब इस आर को राइट हैंड साइड में अगर लेके चले जाऊं तो ये दिखेगा इक्वेशन 2, पाई आर बाई एन मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में 231 बाई आर है। अब ये जो पाई आर बाई एन का वैल्यू निकला है 231 बाई आर, इस पाई आर बाई एन के वैल्यू को, पाई आर बाई एन के वैल्यू को मैं फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, और वही किया हूं। तो पाई आर बाई एन यहां नहीं लिख के, मतलब 2 तो जैसा वैसा ही रहेगा, बट पाई आर बाई एन की जगह डल जाएगा सीधा 231 बाई आर। देखो वही हुआ है, वही किया हूं। सेकंड इक्वेशन में 2 जैसा था वैसा ही है, 2 पाई आर बाई एन था, पाई आर बाई एन की जगह डाल दिया 231 बाई आर। अब मेरा पहला इक्वेशन में सिर्फ आर है, सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं, 2 को दोनों साइड डिवाइड कर दिया तो 64 बन गया 32, ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, आर कॉमन डिनोमिनेटर लिया, आर स्क्वायर इधर आ गया, क्योंकि कॉमन डिनोमिनेटर आर था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 32 आर हो गया। 32 आर को लेफ्ट हैंड साइड लाए, अब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि आई एम डीलिंग विद अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाले फॉर्मेट में। उसको सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। एक सबसे सिंपल तरीका अगर क्वेश्चन में अप्लाई किया जा सकता है तो वो है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, यहां मैं वही किया हूं। अब इस चीज के डिटेल में नहीं जा रहा हूं, देखो साफ साफ मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन किया हुआ है, और मेरे पास आंसर निकल के क्या आ रहा है, दिखाई दे रहा है। आर के दो वैल्यूज निकल के आ रहे हैं, एक निकल के आ रहा है 21 और दूसरा निकल के आ रहा है 11। लेकिन सवाल ये उठता है कि पूछा तो ये नहीं गया था कि रेडियस कितना है, पूछा तो गया था कि n का वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने हैं, कितने स्लाइसेस बने पिज्जा के। तो ठीक है, अब क्योंकि मुझे r का वैल्यू पता है, अगर मैं r का वैल्यू इस इक्वेशन में, मेरे इक्वेशन 2 को जब मैं सिंप्लीफाई किया था और ये लिखा था, इस इक्वेशन में अगर r का वैल्यू डाला तो, और यहां पर भी डाल दिया, तो अब मेरे को n का वैल्यू पता चल जाएगा, है ना। तो वही मैं कर रहा हूं। देखो इसी इक्वेशन से n क्या हो जाएगा, n इधर गया, r इधर गया, तो पाई आर स्क्वायर 231 नीचे गया बाई 231, n है पाई आर स्क्वायर बाई 231, r का वैल्यू मुझे पता है, r का वैल्यू है 11 या 21, यही दो पॉसिबिलिटी निकला है। क्या दोनों ही से मेरे को एक वायबल सेंसिबल आंसर मिलेगा n के लिए? नहीं, और यही इंटरेस्टिंग है, इससे ऐसा नहीं कि r तक कर लिए फिर r का दोनों वैल्यू दे दिए और छोड़ दिए, नहीं, n जब निकालने जाओगे, यही इस क्वेश्चन का खास बात है कि एंड तक तुमको पेशेंटली क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है। जब r का वैल्यू 11 लोगे ना, तो जो n का वैल्यू निकल के आता है, देखो 11 डाला, 11 का स्क्वायर बना, एक 11 231 से कटेगा, लेकिन प्रॉब्लम है कि पूरे कैलकुलेशन के बाद जो एक्सप्रेशन बचता है वो फ्रैक्शनल ही रह जाएगा, वो पूरी तरह कट के डिनोमिनेटर 1 नहीं बनेगा। लेकिन क्या नंबर ऑफ फ्रेंड्स, कितने लोग पिज्जा खा रहे थे, ये बात फ्रैक्शनल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है भाई। जब हम लोग r21 डालते हैं तब क्या होता है, पाई ये है, ये r स्क्वायर है डिवाइड बाय 231 है, तो 21 इंटू 21, अच्छा 21 और 231 कटता है क्या? चलो कैलकुलेटर में देखते हैं। 231 डिवाइड बाय 21 कटा, और बहुत सुंदर कटा। क्यों? क्योंकि कट के आया है 11, 11 और 22 कटा 2, 7 और 21 कटा 3, 2 इंटू 3 मेरा आंसर बड़ा अच्छा सा आ गया 6, और यही मेरा एक एक्सेप्टेबल आंसर है। दूसरे में से जो n का वैल्यू निकल के आता है, जो कि एक फ्रैक्शन है, नंबर ऑफ फ्रेंड्स फ्रैक्शनल हो नहीं सकते,
इसलिए यहां पर हालांकि सिचुएशन क्वाड्रेटिक बना, हालांकि r के भी दो दो वैल्यू आ गए, लेकिन n का खाली एक ही एक्सेप्टेबल वैल्यू आया जो कि है 6, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। तो एक ही एक्सेप्टेबल आंसर यहां बनता है, वो है 6।